नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बड़ी जानकारी। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देहरादून दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। रविशंकर प्रसाद साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद है। मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ हैं। महेंद्र भट्ट ने रविशंकर प्रसाद का स्वागत भी किया और साथ ही इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रविशंकर प्रसाद ने बजट की खूबियां भी बताई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड दौरे पर है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने दौरे के दौरान उन्होंने बजट की खूबियां भी बताई है। बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने रविशंकर प्रसाद का जोरदार स्वागत किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की खूबियां भी रविशंकर प्रसाद ने बताई है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब रविशंकर प्रसाद बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने बजट की खूबियां बताई। उनके साथ और भी कई नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में उनका स्वागत भी किया गया। महेंद्र भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट की खूबियां बताई है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 की खूबियां बताई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है और भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना है। इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है, ये उनका कहना था। बजट की खूबियां बताई है रविशंकर प्रसाद ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया, इस बजट की खूबियां बताते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए। उनके साथ महेंद्र भट्ट भी थे। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया से मुखातिब हुए। बजट की काफी खूबियां बताते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ये दौरा भी काफी अहम भी माना जा रहा है और उत्तराखंड दौरे पर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। उनके साथ महेश भट्ट भी मौजूद रहे। तो राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार के इस बार के बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर खास तौर से फोकस रहेगा और साथ ही बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना में अधिक बजट की व्यवस्था सरकार कर सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट को लेकर तैयारी भी कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। उनका कहना था कि बजट में महिलाओं, किसानों, नौजवानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बजट बेहतर बने, इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो जनता के सुझाव पर आधारित है। हमें मानते चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार, खासतौर पर मोटे अनाज के भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है। मंदी समिति के आदरणीय अध्यक्ष
तो उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में होगा और ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत करना बिल्कुल बेबुनियादी है। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट कफलगांव ग्राम प्रधान विनोद कुमार अपने भाई अनोद कुमार अपने मित्र सनोज को उनके घर छोड़कर अपने घर को वापस आ रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन में 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ गाड़ी से उतरे और दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। व्यक्तियों ने उनके पास से कुछ नकदी और उनके मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी छीन लिए। फिर उन्हें पूरी रात गाड़ी में बिठाकर रात भर इधर उधर घुमाते रहे और उनके साथ मारपीट करते रहे, जिसके बाद राहगीरों की उन्होंने मदद ली और अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस दौरान काशीपुर में जिंदगी और मौत की फिलहाल वो जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है, उनके सर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं और एक पैर भी पूरा फ्रैक्चर हो गया है। घायल विनोद कुमार के परिजनों के द्वारा थाना सल्ट में दोषियों के खिलाफ तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें ये जो चोटिल है अनोद कुमार, जो कफलगांव जसकोट के रहने वाले हैं, इन्होंने मुकदमा लिखाया है और हमने इसकी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और दर्ज करने के बाद इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और उनके जैसे चोटिल है और जो अभी एडमिट है उसके बयान की कार्रवाई लेकर के दरवाजी गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे अपराध में वृद्धि की कार्रवाई होगी वो करेंगे और उसके बाद हम इनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी करेंगे। ये मेरे लड़का विनोद कुमार अनोद कुमार दोनों भंगलाड़ी से अपने मित्र सनोज को छोड़ के आ रहे थे और भंगलाड़ी बैंड में जो गाड़ी वहां से नीचे आ रही थे, इन लोगों ने इनको जबरदस्ती मार के इनके खोपड़ी फोड़ के डंडे मार के, हमें कोई पता नहीं, गाड़ी वाला आया वो इनको भर्ती करके यहाँ आ गया। मैं इसका पिता हूँ, इतने के बावजूद इनकी हालत देखा हम भी बेहोश हो रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि क्या हुआ। इनने जब हाल देखे जब हमने सुना अपने लड़के के मुँह तो ये इतने लोगों ने, इनको पता नहीं कितने लोग थे, 20-25 लोग थे, इन्होंने डंडे मार के इनकी खोपड़ी फोड़ दी। तो राजधानी देहरादून में कोऑपरेटिव बैंक में ऋण के नाम पर गबन करने वाले पूर्व मैनेजर के ऊपर नरेंद्र शर्मा के साथ 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर मुखराम प्रसाद ने कोतवाली में एक तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक पूर्व मैनेजर ने फर्जी एड्रेस पर 17 लोगों को लोन दिलवाया, जिसकी विभागीय जांच के बाद पूर्व मैनेजर को निलंबित कर अब मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर जांच भी की जा रही है। देखिए अभी जो एक नरेंद्र शर्मा जो पूर्व जो बैंक प्रबंधक हैं वो है और इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं जिनके के द्वारा बताया जा रहा था कि
जो एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह का काम किया जाता था वो लोग। ये इसमें आएगा तो खबर ऋषिकेश से, जहां एसएसपी श्वेता चौबे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आरिक की कुल 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करवाने के लिए जिलाधिकारी को ब्यौरा भेज दिया है और इससे मुख्य आरोपी पुलकित आरिक की संपत्ति पर जल्द कुर्की की कार्रवाई भी की जा सके। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आरिक पर गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद पुलिस टीम उसकी अवैध संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई थी और इस अवैध संपत्ति में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और एसएसपी ने पूरा ब्यौरा इसमें भेज दिया है और जल्द ही पुलकित आरिक की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है। ऋषिकेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला हुआ, एसएसपी ने पूरा ब्यौरा भेजा और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो पुलकित आरिक की अवैध संपत्ति है उसमें कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्या है उनकी 1,75,00,000 की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। तो खबर पौड़ी से, जहां राजस्व क्षेत्र से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर 99 गांव की सुरक्षा के लिए बीरोखाल में पुलिस चौकी खुल गई है और जिसका लोकार्पण एडिशनल एसपी शेखर सुवाल ने किया है। आपको बता दें कि चौकी की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर अमित भट्ट को सौंपी गई है। चौकी का लोकार्पण करने के बाद एडिशनल एसपी ने बताया है कि सभी गांव के पुलिस ने एक बार निरीक्षण कर लिया है। गांव के प्रतिनिधियों को पुलिस ने चौकी प्रभारी और स्टाफ का नंबर उपलब्ध करा दिया है। प्रतिनिधियों के नंबर पर भी पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख ली है। आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को टोल फ्री 112 नंबर पर कॉल करने के लिए जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा लोकार्पण कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित हुए ग्रामीणों को साइबर क्राइम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान सावधानी बरतने से संबंधित जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस केवल ग्रामीण इलाकों में क्राइम पर रोक लगाने का काम नहीं करेगी, बल्कि इसके साथ सोशल वर्क के रूप में ग्रामीणों को मदद भी पहुंचाएगी। अब यहाँ तो मुझे लगता है पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो बड़े शहर थे, मैं तब सीओ सिटी देहरादून था, तो उस समय अगर किसी घर में माचिस भी चाहिए तो वो भी पुलिस ही पहुंचा रही। माचिस चाहिए, गैस चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, बच्चे को दवाई चाहिए, तो ऐसा नहीं कि पुलिस वही अपराधियों को ही रोकती। आज हम हर मामले में आपके साथ इन्वॉल्व हैं। एक हमारा गौरव शक्ति ऐप है, वो ऐप हमको मतलब बिना चौकी थाने आए सारी सुविधाएं देता है। वेरिफिकेशन वाला, कुछ भी वाला, जैसे बाहर का कोई बंदा आपके घर में किराएदार के तौर पे रह रहा है तो आप उसका ऐप से ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गढ़मीरपुर में बनी करबला दरगाह में चोरी। दरगाह के अंदर रखे गल्ले पर देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। करबला में रह रहे कादिम द्वारा बताया गया है कि चोरों द्वारा करबला में लगी सीसीटीवी कैमरों के वायर काटकर बड़ी सूझबूझ के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। खादिम नासिर अली द्वारा बताया गया है कि हम करबला में पूरे दिन खिदमत कर घर चले जाते हैं। चोरों ने देर रात को इस घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी करने आए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। गढ़मीरपुर का ये पूरा मामला
करबला दरगाह में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश में भी जुट गई है। ये तस्वीरें हम आपको दरगाह की दिखा रहे हैं, जहां चोरों ने इस दरगाह को निशाना बनाया है। बड़ी सूझबूझ के साथ सीसीटीवी के वायर को काटा गया और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हम ये तस्वीरें आपको दरगाह की दिखा रही हैं। दरगाह में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात की ये पूरी घटना है। गले पर चोरों ने हाथ साफ किया है। गले में रखा सारा कैश चोर अपने साथ ले गए। पूरी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। पुलिस अब चोरों की धरपकड़ में भी जुट गई है। रात में यहाँ से किसी भी टाइम चला जाता हूँ, तकरीबन 9 बजे के तक के चले जाता हूँ घर में, और सुबह में 6 बजे के करीब 6:30 बजे तक आ जाता हूँ। आज जैसे मैं आया तो यहाँ पर सब चेंज हुआ मिला, मुझे लोग टूटा हुआ मिला, गला फटा हुआ मिला और कैमरे सब फटे हुए मिले। गले में कोई रुपया नहीं छोड़ा उन्होंने। और ये सीढ़ी भी मजार से उठा कर लाए, वो उधर से मजार से जो सीढ़ी आई हुई वो भी यहाँ पड़ी हुई थी दरवाजे में जब मैं सुबह। तो माघ पूर्णिमा का आज पावन दिन है और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रही हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। गंगा स्नान सहित दान पुण्य का भी माघ पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होता है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए। हिंदू धर्म से जुड़े लोग अपने नजदीकी तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। पूर्णमासी का विशेष स्नान है। अच्छा, यहाँ हर की पैड़ी पर क्या देखने, कैसा नजारा है? बहुत सुंदर नजारा है। इतना बढ़िया नजारा कहीं देखने नहीं मिलता है। ठीक है, दादा जी को लेके आए हैं, यहाँ स्नान किया। यहाँ की पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली और एक मतलब हमारे अंदर ऐसी भावना, एक भक्ति की। स्नान करने के बाद में मैंने यहाँ शराब छोड़ी है और आज जीवन कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। इतनी मैंने शराब पी जिससे मेरा जीवन नष्ट हो गया और मैं नौकरी करता था रेलवे में, बाकी बहुत ड्रिंक करता था। यहाँ आने के बाद में मैंने प्रण लिया। तो खबर राजधानी देहरादून से, जहां कांग्रेस की अनुशासन समिति घोषित हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने अनुशासन कमेटी की घोषणा करते हुए लेटर जारी किया। उत्तराखंड कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नवप्रभात को बनाया गया और इसमें 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें महेंद्र सिंह पाल, धनीलाल शाह और उनके साथ राम सिंह सैनी, प्रभुलाल बहुगुणा शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि अनुशासन कमेटी को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सराहनीय है और इसमें सभी सीनियर एवं अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय बजट पेश होने के बाद एक और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें अपने स्तर से बजट से होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचा रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र बजट आने के बाद संगठन स्तर पर बजट पर चर्चा को लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मोदी जी की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके
केंद्रीय बजट जो है इस समय संसद में रखा है और मुझे लगता है कि युवा हों, महिला हों, कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पर चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है। प्रदेश स्तर पर इसकी एक समिति, अनिल गोयल जी हमारे पूर्व प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई है। तो काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड राज्य में महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। बीजेपी को वोट देकर की गई भारी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए कांग्रेस की ओर लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार ना दे सकी और उनके सपने को भी चकनाचूर कर दिया गया ताकि नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। काशीपुर की ये तस्वीरें और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की राज में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जनता त्रस्त है और वोट देकर जनता पछता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कई गंभीर आरोप लगाए गए। साफ शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को वोट देकर जनता ने गलती की है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अब बीजेपी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। (2022) के चुनाव में लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और लगभग 10 माह का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 10 महीनों में जिस तरीके से नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात हुई, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। यूकेएसएससी में प्रश्न पत्र जो लीक होते हैं, वहां भ्रष्टाचार होता है। काशीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने काफी बातों का जिक्र किया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने तस्वीरें हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त। काशीपुर में नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा गया कि लोग बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी के अलावा बीजेपी की राज में लोगों को कुछ नहीं मिला। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।